नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सजदर पांडे और आज हम यहाँ पर इतिहास के कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो दिया हुआ है ये है कि निम्न में से किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये एक अच्छा प्रश्न है और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या पूछा गया है कि यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं और इन 4 नामों में से कौन सा व्यक्ति है जिसने वाराणसी, जिसको बनारस भी आप बोलते हैं यूपी में, वहां पर प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और वो 4 नाम में से, इन 4 नामों से कौन सा व्यक्ति आपको यहाँ पे बताना है। पहला नाम दिया जोनाथन डंकन, दूसरा दिया हुआ वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा लॉरेल मैकॉले और चौथा दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखेंगे कि ये जो वाराणसी है वहाँ पर ये जो पहला संस्कृत महाविद्यालय खोला गया था या स्थापित किया गया था, वो खोला गया था या स्थापित किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन। उन्हीं ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा अंग्रेज है जिसने सबसे पहले भगवत गीता, किसके बारे में बात कर रहे हैं और किससे पूछा जा रहा है? अंग्रेज। तो पहला अंग्रेज जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेशन किया है, उससे जुड़ा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। पहला नाम दिया विलियम जोन्स, दूसरा नाम दिया विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। विलियम जोन्स पहला नाम, दूसरा नाम चार्ल्स विल्किंस, तीसरा नाम दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा नाम दिया हुआ है जॉर्ज मार्शल। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला पहला व्यक्ति कौन है अंग्रेजों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले ये काम किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। तो इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके बारे में पूछा गया है? कालिदास की पुस्तक के बारे में पूछा गया है। कालिदास के बारे में आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल के शासक जो रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके एक दरबारी कवि थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। तो याद रखना है कि किस शासक के शासन काल में इनकी मौजूदगी दिखाई देती है। तो वो दिखाई देती है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में, और ये उनके नवरत्नों में से एक थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे और बहुत ही महान कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कवि थे, ध्यान रखना है, लेखक थे, ध्यान रखना है। और इन्हें इनकी रचनाओं की वजह से भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा गया है? कालिदास को। तो शेक्सपियर कौन है? ये इंग्लैंड के आधुनिक काल के एक महानतम लेखक हैं और उनसे तुलना की गई है किसकी? कालिदास की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कालिदास की पुस्तकों के बारे में पहले भी हम प्रश्न कर चुके होंगे, इसलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कालिदास की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हमको दिखाई देता है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक नाटक है मतलब। और इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति क्या होना है? तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला नाम दिया गया चार्ल्स विल्किंस, दूसरा नाम दिया है हेनरी कोलब्रुक, तीसरा नाम दिया है विवेकानंद और चौथा नाम दिया है सर विलियम जोन्स। तो ये जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसका इंग्लिश अनुवाद जो जिस व्यक्ति ने किया है, अंग्रेज व्यक्ति ने, उसका नाम है सर विलियम जोन्स। तो याद रखेंगे इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? सर विलियम जोन्स। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पर 4 अलग अलग अधिनियम हैं। ये चारों ही अधिनियम जो हैं अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रस्तुत किए गए थे। अब इनमें से वो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार, कहां पर पहली बार? भारत में पहली बार शिक्षा में सुधार के लिए कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए दिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सामने अधिनियम दिए हैं। पहला दिया है वुड्स डिस्पैच 1854, दूसरा दिया है चार्टर एक्ट 1813, तीसरा दिया है चार्टर एक्ट 1853 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो याद रखेंगे कि ये जो ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी 1 लाख रुपए देने की, ये घोषणा उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से की थी। कौन सा अधिनियम? 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का संबंध किस सुधार से था? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। किसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर? चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। आपको पहले तो ध्यान रखना है क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बात कर रहा हूँ और कब आया था। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया कब गया था, तो वर्ष क्या है? 1854। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है यानी कि एक तरह से घोषणा है, ये इस घोषणा का संबंध किस सुधार से था, किस चीज के सुधार से या किस क्षेत्र के सुधार से था? तो 4 ऑप्शन है, पहला शिक्षा के सुधार से, दूसरा व्यापार के सुधार से, तीसरा प्रशासनिक सुधार से और चौथा है सैन्य सुधार से। तो याद रखिएगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से था और ये शिक्षा में किसी अलग अलग प्रकार के सुधारों को करने के लिए लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा में सुधार। तो यहाँ पर अगर बात करें सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हंटर कमीशन 1882 का संबंध किस सुधार से था? तो ये फिर एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया है किसके बारे में? हंटर कमीशन के बारे में। और कब आया था ये कमीशन? हंटर कमीशन 1882। याद रखिएगा कि एक हंटर कमीशन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी बैठाया था, तो वो 1919 के बाद की घटना है। यहाँ पर ये जो हंटर कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हंटर कमीशन कब गठित किया गया? 1882 में। अब पूछा जा रहा है कि जो 1882 का जो हंटर कमीशन था उसको किस क्षेत्र में सुधार के लिए गठित किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, पहला कन्या शिक्षा में सुधार, दूसरा है उच्च शिक्षा में सुधार, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और चौथा ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। तो याद रखिएगा कि ये जो हंटर कमीशन 1882 बना था, इसका संबंध था ध्यान रखेंगे, इसका संबंध था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से। किससे संबंध था? प्राथमिक शिक्षा, जो कक्षा वो 1 से लेकर के कक्षा 7, 8, 5 या 8 तक का आप जो भी मान लीजिए, तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से संबंधित था कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन 1882 का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राथमिक शिक्षा, अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? ध्यान रखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना कब की गई? मतलब पूरे देश में एजुकेशन को सुधारने के लिए एक संस्था बनाई गई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये अंग्रेजों के समय में हुआ है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि ये कब हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 और 15 अगस्त 1906। तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का ये जो गठन है, ये किया गया है अंग्रेजों के द्वारा 15 अगस्त 1906 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 अगस्त 1906। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये रहा आपका 15 अगस्त 1906, अर्थात ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सैडलर कमीशन 1917 का संबंध था। तो फिर से एक कमीशन के बारे में प्रश्न है यहाँ पर। कमीशन का नाम क्या है? सैडलर कमीशन। और कब आया? तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है कि कब आया, तो 1917 में आया। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसका संबंध किस विषय से था। तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला न्यायिक क्षेत्र में सुधार से, दूसरा राजस्व प्रबंधन में सुधार से, शिक्षा में सुधार से या पुलिस प्रशासन में सुधार से। तो 4 ऑप्शन है। नाम है क्या? सैडलर कमीशन। कब आया है? 1917 में। अब ये जो कमीशन है इसका भी संबंध हमको शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से ही दिखाई देता है। तो अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग कमीशन लाए थे और हर एक कमीशन का अलग अलग उद्देश्य होता था और बहुत सारे ऐसे कमीशन भी उन्होंने लाए थे जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सुधारों से होता था। तो वैसे ही एक कमीशन सैडलर कमीशन भी आया है, 1917 में आया है और इसका भी जो उद्देश्य हुआ था या बोलना चाहिए था, वो था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शिक्षा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी जो है उसमें शिक्षा है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न आता है कि भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, किसकी बात की जा रही है? अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, जो मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम की जो एजुकेशन है। तो भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा है मैकॉले मिनट्स 1835, तीसरा है हंटर कमीशन 1882 और चौथा ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच 1854। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पूछा गया कि इन चारों में से वो कौन सा समय है जब ये काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया? क्या काम? आधुनिक
आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया गया। तो याद रखेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है उसको 1835 में लागू किया था और इसको मैकाले की रिपोर्ट्स के आधार पर लागू किया था। तो मैकाले जो कि एक व्यक्ति है, अंग्रेज व्यक्ति है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाया था और ये आपको याद रखना होगा। तो मैकाले की रिपोर्ट ही इसका सही उत्तर है और ये कब हुआ गठित? 1835 में। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ है मैकाले मिनट्स, यानी कि एक तरह से मैकाले की अनुशंसाएं, और उस अनुशंसा के आधार पर ही ये कार्य अंग्रेजों ने भारत में किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यहाँ पर ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर ही कुछ और उत्तर छुपे हुए हैं। जैसे कि प्रश्न क्या पूछा कि भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालयों, तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय जो अंग्रेजी मॉडर्न एजुकेशन के लिए बनाए गए थे वो कितने बने थे? 3 बने थे। तो भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति पर आधारित सबसे पहले कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो आंसर है 3। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पर स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यानी कि जिसको आज आप कोलकाता बोल रहे हो, मद्रास जिसको आप चेन्नई बोल रहे हो और बॉम्बे जिसको आज आप मुंबई बोल रहे हो। तो कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, तो ये तीनों जगहों के पुराने नाम ही है। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ही भारत के सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विश्वविद्यालयों की। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों ही विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा है 1885 और चौथा ऑप्शन है 1905। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1857। जिस समय भारत में प्रथम विद्रोह हुआ था 1857 का वही काल है ये, और उस समय का जो वायसराय या गवर्नर जनरल हमको दिखाई देता है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के ही काल में, गवर्नर जनरल के काल में भारत में सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित व्यक्ति है। तो ये एक आधुनिक काल में अगर हम देखें तो एक एजुकेशनल संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, जिसका नाम क्या दिखाई दे रहा है हमको? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसका मतलब है कि ये दक्कन क्षेत्र में रही होगी। अब दक्कन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो आपको महाराष्ट्र और कर्नाटका और इसके आसपास का, मतलब भारतीय प्रायद्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? दक्कन कहलाता है। अब दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी जो है इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, यही यहाँ पर एक तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, संबंधित है, मतलब एक तरह से उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जस्टिस राणा डे, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौन? पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक ही व्यक्ति हैं जो इसकी स्थापना से संबंधित है और वही इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, अर्थात ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़कर अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है किसके बारे में? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एक तरह से जिसको आप AMU भी बोल सकते हैं। और कहाँ पर है ये? अलीगढ़ में। कहाँ पर है ये? अलीगढ़। तो अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है अलीगढ़? यूपी में। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कॉलेज है कहाँ पर? अलीगढ़ में, और अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? तो 4 ऑप्शन है, पहला 1876, दूसरा 1891, तीसरा 1875 और चौथा दिया है 1874। तो याद रखेंगे कि इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 1875 में की गई। कब की गई है? वर्ष 1875, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ कब स्थापित हुआ है? आपका 1875 में स्थापित हुआ है। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे प्रश्न देखे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण है प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, इसलिए हमने इस पर कोशिश की है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और आज का हमारा पूरा वीडियो जो बना है इसी टॉपिक पर है। ऐसे ही जो क्वेश्चन जो कि छूटे हुए रहते हैं, कई बार लोगों को पता नहीं चल पाते और एग्जाम में आ जाते हैं, तो अधिकांश क्वेश्चन ऐसे दिखे होंगे आपको जो कि है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन अक्सर वो ध्यान में नहीं रहते, छूट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।